जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? कुछ वकला की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नया केस दायर किया जाए और वो केस ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है इसका जिम्मेदार कौन कौन है। ये अगर केस खुलता है तो सवाल ये है कि फिर कौन कौन से सियासतदान इसकी जद में आएंगे। ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ जो आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे किए गए थे उससे पाकिस्तान की माशी रीढ़ की हड्डी को कितना नुकसान पहुंचा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस सारे क्राइसिस का अल्टीमेटली हल क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कुछ वकला और कुछ सियासी वर्कर्स की कोशिश है कि वो एक नई पिटीशन बना के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब के सामने रखें और उनसे दरख्वास्त करें कि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनका कोई ना कोई जिम्मेदारी भी निकालनी चाहिए और उसका कोई ना कोई हल भी निकालना चाहिए। ये पिटीशन जो तैयार हो रही है उसके 3-4 उसके नुक्ते हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है वो पैदा किसने किया था, किसकी गलती थी और क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और फिर अगला नुक्ता ये है कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है हर रोज़ एक क्राइसिस बढ़ रहा है और जब तक इन क्राइसिस को अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा हम उस वक्त तक किसी हल पे नहीं जाएंगे और जब तक हम किसी हल पे नहीं जाएंगे पाकिस्तान का क्राइसिस ख़त्म नहीं हो सकता। और जब ये पिटीशन फ़ाइल की जाएगी, अगर ये फ़ाइल हो जाती है, पहली बात तो ये अगर ये फ़ाइल हो जाती है क्योंकि अभी ये प्रेपरेशन के प्रोसेस से गुजर रही है, तो पहला सवाल ये किया जाएगा कि ये जो आईपीपीज़ हैं इनके साथ एग्रीमेंट किसने किया था और उस एग्रीमेंट्स की शिक्स क्या थी, क्योंकि आज तक इस एग्रीमेंट को ओपन नहीं किया गया। इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं लेकिन किसी गवर्नमेंट ने आईपीपीज़ के साथ जो एग्रीमेंट है उसको पब्लिक के सामने नहीं रखा। तो लिहाजा कहा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वंस फॉर ऑल इन मुआहदों को खोल के कौम के सामने रख दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके चेहरे सामने आ सकें। क्योंकि आईपीपीज़ के मामले में वाकई बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं और 2 नंबरियां हुई जिसको मैं कहूँगा। पहली जो गलती है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो पावर प्लांट्स हैं उनका जो रेशो है मुनाफे का वो 3% होता है, यानी 3% सिर्फ उन्हें इजाज़त दी जाती है कि वो मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर आईपीपीज़ बने हैं उनको 17.5% मुनाफे की उनको इजाज़त दी गई है कि वो 17.5% मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन जब ये काउंट किया गया, जब इसको जोड़ा गया, जब इसका तज्ज़िया किया गया तो पता चला कि ये लोग 29% जो मुनाफा है वो ले रहे हैं। 29% मुनाफा टू मच है पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में, बल्कि किसी भी इकॉनमी के अंदर जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो किसी भी बिज़नेस के अंदर 29% प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन ये आईपीपीज़ वाहिद कारोबार है पाकिस्तान के अंदर जिसका 29% मुनाफा है। फिर इसके साथ साथ आईपीपीज़ जो हैं उनको ये इजाज़त दे दी गई कि आप पाकिस्तान के अंदर से जो भी आपका पैसा आप कमाएंगे उसे डॉलर्स में बाहर ले जा सकते हैं, जिसका ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान हुआ। फिर कैपेसिटी पेमेंट्स की इनको इजाज़त दी गई कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर पावर प्लांट लगाते हैं तो हम आपसे बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें लेकिन कैपेसिटी पेमेंट आपको दी जाती रहेगी। और वो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो भी डॉलर्स के अंदर है। तो उसका नुकसान ये हुआ कि आज अगर वापटा 3700 अरब रुपया कमा रहा है तो उसमें से 2200 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट पे जा रहा है। और इसके साथ साथ फिर तेल भी ख़रीदा जाता था पाकिस्तान से और पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो पावर प्लांट्स हैं उनको जो फर्नेस आयल देना है या डीजल आयल देना है या फिर उसको जो कोयला देना है वो भी हुकूमत पाकिस्तान ख़रीद के देगी। तो एक ऐसा खौफनाक किस्म का मुआहदा हुआ, ये ऐसे खौफनाक किस्म के मुआहदे हुए जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। तो अब कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब को राज़ी किया जाए कि वो इन मुआहदों को खोलें। जब मुआहदे खुल जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग सामने आएंगे, जिसमें सबसे पहला बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का होगा, क्योंकि सबसे पहले जो आईपीपीज़ आए थे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में आए थे 1992-93 में। और आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 1996 में तो उन्होंने उन मुआहदों को बाकायदा दोबारा खोला था, फिर उनके साथ दोबारा एग्रीमेंट किए थे। और मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त जो एहतसाब का महकमा बना था जिसमें सैफुर रहमान साहब उसके चेयरमैन होते थे, उन्होंने आईपीपीज़ को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया था और उस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ था। फिर उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली गई, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2 बड़ी खौफनाक गलतियाँ हुई जिसका पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ।
पहली गलती ये थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इकॉनमी को हीटअप कर दिया था। इन्होंने यहाँ पे फ्रिज बहुत सस्ते कर दिए, एयर कंडीशन बड़े सस्ते कर दिए, फिर उसके साथ साथ गाड़ियों की लीजिंग का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था शौकत अजीज़ साहब ने कि आप बैंक से लीज़ कर सकते हैं गाड़ियाँ। और उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा एयर कंडीशन लगने शुरू हो गए, बेतहाशा पाकिस्तान के अंदर होम अप्लाइंसेस इस्तेमाल होनी शुरू हो गई, और उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा स्पेल आया पाकिस्तान के अंदर। अब आपके पास अगर 18 करोड़ मोबाइल हैं पाकिस्तान में, 25 करोड़ आबादी है, 18 करोड़ स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर, तो हर स्मार्टफोन जो है उसको चार्जर भी चाहिए। और फ़र्ज़ कर लें कि एक फ़ोन जो है वो सारे दिन में सिर्फ 1 यूनिट बिजली चार्ज करने में इस्तेमाल करता है, तो 18 करोड़ यूनिट आपकी बिजली जो है वो फौरी तौर पे एक ही दिन में आपके मोबाइल खा जाएंगे। तो मोबाइल फ़ोन आए और वो चार्जर्स ने ज़ाहिर है उन्होंने तबाही फैला दी। फिर होम अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा आए, एयर कंडीशंस बहुत ज़्यादा लगे, जितने कमरे उससे ज़्यादा एयर कंडीशंस। फिर होम अप्लाइंसेस जिसमें फ्रिज शामिल हैं, जिसमें माइक्रोवेव ओवन शामिल हैं, तो इन सब ने बेतहाशा बिजली का क्राइसिस पैदा कर दिया। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है जब गाड़ियाँ आपने बहुत ज़्यादा ख़रीद लीं और पाकिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ आ गई, तो फिर बाहर से पेट्रोल की मांग में भी इजाफा हो गया, और उसके साथ साथ आपको सड़कें भी बड़ी करनी पड़ेगी, तो सड़कों के ऊपर पैसा लग गया, बाहर से पेट्रोल की इंपोर्ट बढ़ गई जिसको ज़ाहिर कैलकुलेट नहीं किया गया था। और उसके साथ ही जब आपकी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा होगी तो उसके साथ क्राइसिस भी पैदा होगा। फिर जब आप हर चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, गाड़ियाँ बाहर से मंगवा रहे हैं, फिर उसके साथ साथ आप होम अप्लाइंसेस बाहर से मंगवा रहे हैं, एयर कंडीशंस बाहर से मंगवा रहे हैं, वॉशिंग मशीनें बाहर से मंगवा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है डॉलर भी बाहर जाना शुरू हो गया। उसका फिर एक क्राइसिस पैदा हुआ, और उस क्राइसिस का ये नतीजा निकला कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई तो पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग बढ़ना शुरू हो गई, और उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पे जो पावर प्लांट्स थे वो रेंट करना शुरू कर दिए। तो रेंटेड जो पावर प्लांट्स थे उन्होंने मज़ीद क्राइसिस पैदा कर दिया, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। फिर इसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो सकी। फिर मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट ने डेस्परेट होकर ऐसे मुआहदे करने शुरू कर दिए जिन्होंने IPPs के हाथों पाकिस्तान को तकरीबन गिरवी रख दिया। और उस वक्त फिर ये 17.5% प्रॉफिट की इजाज़त दे दी गई थी। फिर उनको ये इजाज़त दे दी गई कि आप प्रॉफिट जो है उसे डॉलर में ले जा सकते हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट्स के मद में उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दी गई। तो उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का एक क्राइसिस पैदा हो गया। बिजली तो हो गई, लेकिन अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें। साथ आपने कैपेसिटी पेमेंट्स का टीका लगा दिया पाकिस्तान में, फिर साथ आपने बिजली महंगी करनी शुरू कर दी, फिर आपने साथ उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, फिर उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको भी आपने सस्ती बिजली देनी शुरू कर दी। उधर से भी क्राइसिस पैदा हुआ। तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अब एनर्जी के खौफनाक बहरान का शिकार है। अब ये बहरान है क्यों? एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स है, हर साल 2200 अरब रुपया आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी होती है। फिर वो ये डॉलर्स की सूरत में ये पैसे बाहर जाते हैं, तो पाकिस्तान के पास डॉलर रिजर्व्स वैसे कम है, और उसमें से अगर ये पैसे बाहर जाना शुरू हो जाएंगे तो डॉलर्स कहाँ से आएंगे पाकिस्तान में। फिर आपने इन पावर प्लांट्स को चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, फर्नेस ऑयल चाहिए, और फर्नेस ऑयल और पेट्रोल भी आप बाहर से मंगवाते हैं, आप बाहर से ख़रीद रहे हैं, उसके लिए डॉलर चाहिए। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि पेट्रोल आना शुरू हुआ, उसमें पैसे ज़ाया हुए, डॉलर्स आया हुआ है, और जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं उन्होंने आपसे डॉलर लेने शुरू किए, उन्होंने डॉलर बाहर भेजने शुरू कर दिए। तो उससे क्राइसिस बढ़ता चला गया। तो अब अगर इस क्राइसिस का इसकी रूट काज जब देखी जाएंगी तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आएगा, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम आएगा, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का भी नाम आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इस क्राइसिस को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये केस खुल गया, अगर ये केस खुल गया तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे, जिसमें पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी शामिल हैं जिन्होंने इस बहती गंगा में ठीक ठाक हाथ धोए थे। उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चाइनीज़ को सामने रख के पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट्स लगाए, जिन्होंने बाहर की कंपनियों के नाम पे अपने पैसे इस्तेमाल करके बैंकों से पैसे लेके पावर प्लांट्स बनाए, और उसके बाद उन्होंने खरबों रुपए कमाए। तो उनके नाम भी आएंगे। तो एक बिजनेसमैन का बहुत बड़ा जो कार्टेल है वो सामने आएगा, सियासी जमातों का जो कार्टेल है वो सामने आएगा, और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आएंगे। तो अगर ये केस खुल गया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन तक मामला चल सकेगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया जाएगा, ये गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, या उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये मुआहदे क्या सोच के किए थे।
अब सवाल फिर वही है कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है कि सब लोगों को बैठना पड़ेगा और बैठ के जो लोग इस वक्त पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके साथ मामलात को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। और अगर वो अपनी कीमत पूरी कर चुके हैं तो उनसे कहा जाएगा कि आप कीमत वसूल कर चुके हैं, अब थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, थोड़ी सी मेहरबानी कर दें पाकिस्तान पे, क्योंकि हम ये पैसे इतने अदा नहीं कर सकते। तो उनके साथ किस्तें थोड़ी करके उनको थोड़े मुनाफे पर राज़ी करके इस मामले को समेटा जा सकता है और फिर ये पावर प्लांट्स जो है उसे गवर्नमेंट या अपने कब्ज़े में ले ले या फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके इन सब को कोयले पे शिफ्ट कर दिया जाए या फिर नेचुरल गैस पे या LNG पे इसको शिफ्ट करके फिर पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जा सकता है। और अगर हम ये नहीं करते तो मेरा ख्याल ये है कि अगला आने वाला जो साल होगा वो पाकिस्तान के लिए खौफनाक होगा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल का क्राइसिस पैदा हो रहा है और पेट्रोल की कीमत 400 रुपये को क्रॉस कर जाएगी। यहाँ पे बिजली का खौफनाक क्राइसिस पैदा हुआ है, लोग बिल नहीं दे पा रहे और इस सर्दियों में गैस का बड़ा ही खौफनाक बहरान पैदा होगा, क्योंकि हमारे पास गैस भी मौजूद नहीं है और इसके ना मौजूद होने के बावजूद हम उसकी प्राइस भी बढ़ाने लगे हैं। तो 50% गैस की प्राइस भी बढ़ने वाली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे बिल कोई शख्स इस मुल्क में दे सकेगा।